अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, जब हम बात करते हैं गरीब आदमी की, एक मुतवसत तबके के लोगों की बात करते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला ख्वाब तो उनका घर बनाना होता है। लेकिन घर के बाद उनका बड़ा ख्वाब अपनी गाड़ी लेना होता है। चाहे कोई उस्ताद है, कहीं पर कोई क्लर्क है, या कहीं पर भी कोई मिडिल क्लास बंदा कहीं पर जॉब करता है, तो वो कोशिश करते हैं कि घर पहले बना लिया जाए और बाद में एक गाड़ी हो, जिस गाड़ी के ऊपर वो जो इतनी गर्मी है इस वक्त पाकिस्तान में, उस गर्मी से बचा जा सके। जब सर्दी की शिद्दत हो, सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके और बाइक से कहीं ना कहीं हम गाड़ी पे शिफ्ट हो सके। लेकिन मसले दो थे। एक तो पेट्रोल बड़ा महंगा था, पेट्रोल के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ दे दिया गया, जो लेवी थी बहुत ज़्यादा थी, लेवी कम कर दी गई। और दूसरा मसला जो था वो गाड़ियों पर इम्पोर्ट टैक्स बहुत ज़्यादा थे। अब गाड़ियों के इम्पोर्ट टैक्स भी आखिरकार हुकूमत ने आगाज़ किया और इम्पोर्ट टैक्सेस कम हो गए। अब इम्पोर्ट टैक्सेस कितने कम हुए, कितना फ़ायदा हो सकता है गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज़ सजाद साहब मौजूद है, ऑल पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक है हाफिज़ साहब, पहले ये बताइएगा कि किस बुनियाद पर ये तयन होता है कि इतनी इम्पोर्ट ड्यूटी इस गाड़ी पर लगेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, जिस तरह आपने बात की कि एक जो बिल्कुल हमारा पिसा हुआ तबका है, उसका ख्वाब होता है गाड़ी घर के बाद। तो गाड़ी जो 660 सीसी है या 1000 सीसी तक की गाड़ी हैं, उन पे इतने ज़्यादा टैक्सीज़ हैं और यहाँ पे कंपटीटर भी कोई नहीं है। दुनिया की सबसे बदतरीन गाड़ियाँ यहाँ पे बनती हैं, एक कंपनी बनाती है और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी वो बेचती है। एक तरफ सबसे बदतरीन क्वालिटी होती है और सबसे महंगी दुनिया की गाड़ी बेची जाती है। और वो फिर वो टैक्सीज़ का रोना रोते हैं कि टैक्सीज़ हैं उस पर। अगर सारे टैक्सीज़ भी कैलकुलेट कर लें तो उसकी कीमत 35 लाख रुपये बनती नहीं है। उसकी मैक्सिमम जो हमारे नेबरहुड में गाड़ी वो बन रही है या बिक रही है, तो टैक्सी समेत वो पाकिस्तानी 12, 13, 14 लाख रुपए में बिकती है। यहाँ पे वो टैक्सी समेत 35 लाख रुपए में बिकती है। तो गवर्नमेंट में टैक्सीज भी तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, टैक्सीज इतने ज़्यादा तो नहीं है ना कि आप 10 लाख वाली गाड़ी को आप 35 लाख पे ले जाएं। दुनिया में ये कहीं नहीं है जो यहाँ पे बदमाशी एक चल रही है। और उनका अशराफिया पैसे कमा रहा है इसके। अशराफिया नहीं, सिर्फ एक कंपनी है और गवर्नमेंट को चाहिए कि उस कंपनी से पूछे कि आपने इस कौम को 40-45 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। 80s में वो पाकिस्तान में आए, अभी 46 साल हो गए उन्हें, और उन्होंने क्या दिया इस कौम को? बोलान दिया, मेहरान दी, ऑल्टो दी, शेप बदल के। और उसके बाद वो जितना पैसा यहाँ से कमाते हैं आप सोच नहीं सकते। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है गरीब आदमी के लिए। और फिर कोई कंपटीटर नहीं आज तक खड़ा किया। कंपटीटर क्या था? जापानीज़ गाड़ियाँ थी। तो गवर्नमेंट जापानीज़ गाड़ियों पर टैक्स लगा देती है। तो पहली मरतबा गवर्नमेंट ने को होश के नाखून लिए। कोई बड़ा रिलीफ नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए का 660 सीसी में डिफरेंस आएगा और 1000 सीसी में 1.5 लाख का डिफरेंस तक। तो बात करते हैं, लेकिन अभी आप ये जो मसले की बात कर रहे थे कि एक ही कंपनी है पाकिस्तान में, कोई और कंपटीटर क्यों नहीं आ सका पाकिस्तान में? मैं आपको बताता हूं, माशाल्लाह आपने भी गाड़ी की फील्ड में काफी नाम कमाया, इधर से पैसे निकाले, आप प्रॉपर्टी में चले गए, आप अपना प्लान। देखिए, उसके लिए ना सरमाया बहुत ज्यादा चाहिए, उतना सरमाया नहीं है मेरे पास। अगर होगा इंशाल्लाह मैं जरूर, मैं काम शुरू वहीं से करूंगा इंशाल्लाह। देखिए, ये सरमाए का मसला तो रहता ही है, बहरहाल इतना तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो चीज़ है, देखिए पाकिस्तान में अगर हैवल आया, पाकिस्तान में दीगर कंपनी आई, उन्होंने बड़ा बिजनेस किया यहाँ पे और बड़ा अच्छा बिजनेस किया, कंपटीशन दिया, तो उन कंपनीज़ के लिए गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि वो एक 660 सीसी गाड़ी भी लॉन्च करेंगे। सारी कंपनी, आप मुझे बताएं, अगर सुबह एक उन पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कि आपने जितना मर्जी कमाएं, लेकिन एक 660 सीसी गाड़ी भी आपने लॉन्च करनी है, तो एक हेल्दी कंपटीशन आ जाएगा। आज कंपटीशन अब बनता है जापानीज़ गाड़ियों में। अब जापानीज़ गाड़ी इसी की बात कर लेते हैं, ये जापान से पाकिस्तानी रुपयों में मैक्सिमम आपको मिलती है 20 लाख रुपए की। 20 लाख की भी नहीं मिलती, 15 लाख रुपए की मिलती है। किराए डाल के 17 लाख 18 लाख रुपए में आपको अच्छी गाड़ी पोर्ट पे मिल जाती है। हद है 20 लाख, लेकिन वहां तक इतनी महंगी नहीं होती पोर्ट तक। अब यहाँ पे इसकी कीमत, अब इसी को देख लें तो 42 लाख रुपए है, 44 लाख रुपए है, 18 लाख वाली गाड़ी। तो टैक्सीज गवर्नमेंट जब इंपोर्ट के नाम पे जो टैक्स लेती है, वो इतने ज़्यादा टैक्सीज हैं कि कंपटीशन खत्म हो जाता है। अब मुझे आप एक बात बताएं कि अगर आप रिलीफ की बात करते हैं, एक 45 लाख की गाड़ी में अगर आपने 1 लाख रुपए का रिलीफ दे दिया है, तो आपने हातिम ताई की कब्र पे लात से मार दी ना। अब हातिम ताई भी परेशान है कि गवर्नमेंट ने कर क्या दिया, और कहाँ हातिम ताई के 3 से 5 लाख का, कोई 3 से 5 लाख का रिलीफ नहीं है, 1 से 1.5 लाख का रिलीफ है। और बस इससे ज़्यादा, मतलब आप 1,10,000 20,000 ये चले जाएंगे, 1,50,000 चले जाएंगे, 2 दिन बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। आज 29 जून है और 2 दिन बाद ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि गवर्नमेंट ने क्या छोड़ा है। मैं आपको आगे गाड़ी दिखाता हूँ। अच्छा, ये गाड़ी अब टैक्स रिलीफ के बाद कितने की होगी सर? 45 की है तो 44 की हो जाएगी। तो रिलीफ तो आप उस तरह नहीं है, लेकिन तो ये रिलीफ किन के लिए है? उन लोगों के लिए ये
जो कि शोरूम के मालकान हैं उनके नहीं, लिए एंड कि यूजर किसके को लिए? देखिए शिफ्ट तो होता है लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। ये गाड़ी अगर पाकिस्तान में आप 660 की गाड़ी आने दें और आप बाकी इन गाड़ियों पे टैक्स लगाएं जितना मर्जी लगाएं, ठीक है, एक हाथ से ज्यादा 467% ड्यूटीज है बड़ी गाड़ियों पे, बड़ी गाड़ियों की 467%। बात करते हैं। अच्छा ये बताएं, अब ये 660 के बाद ना अब हमारे पास आती है 1000 सीसी। 1000 सीसी भी 1.5 से 2 लाख रुपए थोड़ा का अमीर डिफरेंस आ जाएगा। 1.5-2 लाख का, हाँ, इससे नहीं यार 5 मिलियन 6 मिलियन की गाड़ी में आप 2 लाख का डिफरेंस, ये 64 लाख रुपए की गाड़ी, यानी कि 3-4% का ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ है, इससे ज़्यादा नहीं है। नहीं इससे ज्यादा तो कोई रिलीफ नहीं है, 4% भी बहुत मुश्किल बनता है, तो कोई इतना बड़ा रिलीफ नहीं है। लेकिन देखिए पाकिस्तान में रहते हुए आपको ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि जब कोई खबर ना हो तो बहुत अच्छी खबर होती है। तो बहरहाल आपके ऊपर उन्होंने मजीद टैक्सेस नहीं लगाए, उनकी मेहरबानी है, वगरना बजट जो है ये तो अशराफिया का गोरख धंधा है कि लोगों से पैसे निकालने कैसे हैं, तो उन्होंने ये एक मेहरबानी की है इस मरतबा। आप इधर आ जाइए, ये रेस है, इस रेस की जो प्राइस है अगर इस वक्त ये है 6150 प्राइस लगी हुई है हमारी, अगर ये 61,50,000 रुपए की गाड़ी है हाँ। और इसके बाद मेरा ख्याल है 50 लाख की हो जाएगी। लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये गाड़ी अब पाकिस्तान में 1.5 से 2 लाख रुपए सस्ती होने जा रही है। परसों पता चल जाएगा कि 1.5 लाख का डिफरेंस आया है या 2.25 लाख का डिफरेंस आया है, वो परसों पता चल जाएगा। तो कितना बड़ा रिलीफ आप तवक्को करते हैं कि गवर्नमेंट दे देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ ये गाड़ियों, इन गाड़ियों की अगर आप बात करें तो इनमें 2-2 मिलियन, 12 लाख से लेके 2 मिलियन तक प्राडो में इजाफा हो गया। अच्छा ये महंगी होगी, ये महंगी जो होगी। देखिए महंगी गाड़ियों की तरफ आ जाते हैं। सस्ती गाड़ियों की हमने बड़ी बात कर ली, इतना बड़ा रिलीफ मिल चुका है एक गरीब आदमी को कि वो गरीब आदमी शायद उसकी रात की नींद ही खत्म हो जाएंगी। उसके बाद सोचेगा कि यार अब मैं गाड़ी ले सकता हूँ। जो मैंने पहले किसी तरह सोच रहा था कि अगर गाड़ी सस्ती हो जाए तो मैं ले लूँगा, वो जो 1 लाख रुपया, पूरे 1 लाख रुपया जो कम हुए उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। अच्छा बहरहाल हाफिज़ साहब, अब बड़ी गाड़ियों की तरफ आ जाते हैं। अब ये बड़ी गाड़ी है, ये अमीर की लग्जरी है। अब इसके ऊपर पहले कितना टैक्स था आज से पहले? देखें ये मैं आपको रुपयों में बता देता हूँ। अगर 1 करोड़ 25 लाख टैक्स था तो वो तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख हो गया है। अच्छा 15 लाख रुपए टैक्स बढ़ गया तो तकरीबन। छोटी मतलब इसमें भी इसकी कैटेगरीज है ना, TX है, TXL है, तो आप तो कह सकती हैं कि 15 से 20 लाख के दरमियान इन गाड़ियों पे अच्छा डिफरेंस बिल्कुल, ये लैंड क्रूजर TX की बात कर लेते हैं। तो ये कितने की है इस वक्त पाकिस्तान में, ये आज के रेट के मुताबिक? ये सर इस वक्त पाकिस्तान में है 255 की गाड़ी है, तो ये हो जाएगी अब 270 की, 15 लाख रुपए इसकी कीमत बढ़ जाएगी। यानी एक दिन बाद ये तो महंगी होने वाली है। हाँ। ये गाड़ी सस्ती होने वाली है, ये महंगी हो जाएगी। ये महंगी होने वाली। इसी तरह जो क्रूजर, अगर आपको शोरूम में बड़े कैसे महंगी हो जाएगी? नहीं, हम तो नहीं कीमतें बढ़ाती अपनी, कभी भी हमने नहीं बढ़ाई ना, मतलब मार्केट में यूं ही होता है तो होता रहे, हम तो कभी भी कीमतें बढ़ाते नहीं। हमारा रिकॉर्ड रहा है जिस्म का, हाफिज सजाद मोटर ने कभी भी कीमतें बढ़ने के साथ अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप चेक कर लें। हमारी जब भी कीमतें बढ़ी सेम रेट होगा इंशाल्लाह, सेम रेट होगा। हमारा चैलेंज है, हम अपनी कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। ये वाला बड़ा अच्छा। एक और जो मसला है, जो बहुत सी गाड़ियां इस वक्त तकरीबन जो पोर्ट के ऊपर फंसी हुई हैं, अब उनके ऊपर टैक्स पुराना लगेगा आज अगर लगता है, या फिर नया टैक्स लगेगा? अच्छा, वहाँ पे ना टैक्स एक बड़ा मसला है। वो ये जो थे ना इंपोर्टर बहुत सारे, वो कौम के साथ स्कैम कर रहे थे। अच्छा। इस मरतबा उनके साथ स्कैम हो गया। अच्छा। जो गाड़ियाँ वहाँ से डैमेज आई थी, गवर्नमेंट ने कहा कि हम वो डैमेज गाड़ियाँ जो हैं, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ, वो हम क्लियर नहीं करेंगे। तो 3.5 ग्रेड की रिस्ट्रिक्शन लगा दी, 4 ग्रेड, 5 ग्रेड, 3.5 से ऊपर जो ग्रेड हैं वो गाड़ियाँ क्लियर करेगी गवर्नमेंट और बाकी नहीं करेगी। तो ये जो घरों में बैठ के काम कर रहे थे और उनके सहूलतकार थे, एक वेबसाइट है वो बड़ी, उसको एक्सीडेंटल गाड़ी, एयरबैग खुली गाड़ियों को वो रेटिंग देती है 9.8 की, 9.5 की। हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। अच्छा। तो अब वो सारे जो है ना, उनकी गाड़ियाँ फंस गई हैं। जो अच्छा काम करने वाले थे उनकी गाड़ियाँ निकल आएंगी। पाकिस्तान की बहुत बड़ी वेबसाइट है जिनका आप नाम ले रहे हैं। तो हमारे पास चैलेंज है, आप ले आए, हम उन्हें भी बिठा लें, हमें भी बिठा दें, हम साबित करेंगे कि कैसे फ्रॉड हो रहा था कौम के साथ। तो बहरहाल उनके साथ हाथ हो गया। जो गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं डैमेज, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ, R ग्रेड की गाड़ियाँ और वाटर डीप गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ क्लियर नहीं होंगी। जो क्लियर गाड़ियाँ 3.5 ग्रेड से ऊपर की गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ क्लियर होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है कौम के लिए, और बुरी खबर है स्कैमर्स के लिए और उनके सहूलतकारों के लिए कि वो उन बेचारों का क्या बनेगा। दूसरी रही बात, ड्यूटी उन पर पुरानी ही लगेगी, लेकिन उस पर जो है ना, वहाँ पे डैमेजेस इतने ज़्यादा पड़ चुके हैं कि वो जो ड्यूटी पुरानी पड़ने का फ़ायदा और नुकसान, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई उससे कोई मार्केट पे कोई अच्छा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि आप देखें, अगर गाड़ियाँ मार्च में लगी हैं पोर्ट पे, तो 4 माह का जो डैमेजेस है वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कितना है। अच्छा खासा होगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो रिलीफ मिला है, ये रिलीफ गरीब आदमी तक या मिडिल क्लास आदमी तक पहुंच भी पाएगा या नहीं, के दरमियान में कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा? नहीं, हम देखते हैं सिर्फ रिलीफ अनाउंस होते हैं, दरमियान में नहीं, ये ऐसा है जिसका मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा।
अब मुझे गाड़ी आज अगर 40 लाख की मिल रही है और मैं 42 की बेच रहा हूँ, तो जब मुझे वो 38 की पड़ेगी तो मैं 40 की बेचूंगा। तो कंपटीशन है ना, ओपन है ना मार्केट। सुजुकी की तरह मोनोपोली नहीं है कि एक ही मैन्युफैक्चरर है, उसका जो दिल करता है वो निकालता है, और वो ऊपर ब्यूरोक्रेसी तक उसकी सेटिंग इस तरह है कि आज तक कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई ऑल्टो की कीमत 35 लाख कैसे बन सकती है। दुनिया की बदतरीन गाड़ी बदतरीन क्वालिटी के साथ बनती है। कितनी होनी चाहिए ऑल्टो की कीमत? उसकी 12-14 लाख रुपए कीमत। 12-14 लाख रुपए बनती इतनी की है गाड़ी। मैं खुद गया हूँ चाइना गाड़ी बनवाने के लिए, 2500 से लेके $3500 के दरमियान ये गाड़ी। जब आप चाइना गाड़ी बनवाने के लिए गए, बनवा के कुछ नहीं लेकर आए? वो पाकिस्तान की पॉलिसियों में आपको पता है यहाँ पे ना कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। ऑटो पॉलिसी आती है, चेंज हो जाती है। और 2016 में ऑटो पॉलिसी आई, 2018-19 में मैंने वर्किंग की और मैं चाइना चला गया। मैं चाइना में अपने पॉलिसी चेंज कर दी। तो इस तरह फिर आप समझते हैं कि जो बड़े प्लेयर हैं वो तो काम कर सकते हैं, हम जैसा जो एक आम आदमी है वो नहीं। आप भी, आपके पास भी इतना सरमाया तो मौजूद है कि आप एक छोटी गाड़ी का अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, इंशाल्लाह जल्दी लाएंगे इंशाल्लाह। ये नहीं लाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। चले जी, आप ये जो बात कर रहे हैं 13-14 लाख रुपए की गाड़ी पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर 2-2 लाख रुपए की गाड़ी मिल जाती है और यहाँ पर नहीं मिलती है। ये बड़ा मसला रहा है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल हाफिज़ साहब कह रहे हैं टेंशन नहीं लेनी, हम यहाँ पर लेकर आएंगे कम सरमाए से 13-14 लाख रुपए की या 15 लाख रुपए की। यहाँ पर आपको 660 सीसी की गाड़ी यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाफिज़ साहब से कुछ और गुर सीखते हैं गाड़ियों के बारे। वेलकम बैक नाजरीन। अक्सर औकात हमारे यहाँ हमें भी लोग कहते हैं, हमारे दोस्त कहते हैं कि बड़े हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं घर में, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए घर में पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर करें जहाँ से पैसे भी ज़्यादा आएँ और साथ ही साथ डूबने का ख़तरा भी ना हो। तो बहुत से लोग मशवरा मुझे भी देते रहे हैं कि कहीं ना किसी शोरूम वाले के पास जाएँ और उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। जैसे गाड़ियाँ खड़ी हुई, इनमें से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। कितनी इस बात में सच्चाई है? हाफिज़ सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, पहले ये बताइएगा कि ये जो मैंने पूरी अभी आपको एक रुदात सुनाई है कि सारे के सारे कहते हैं कि जाएँ शोरूम वाले के पास, गाड़ी लें, वहाँ पर खड़ी कर दें, कितना आसान है, कितने पैसे बच जाते हैं? मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसे कि आप जाएं और किसी शोरूम वाले के पास इन्वेस्ट कर लें। हमारे पास यहाँ पे बड़े स्कैम हुए हैं इस मार्केट के अंदर, तो बड़ा मुहतात रहना चाहिए। अगर आपके पास 20-30-40 लाख रुपए ज़िंदगी की जमा पूंजी है तो मैं इस तरह रिकमेंड नहीं करता आप किसी शोरूम पे जाएं और जाकर अपनी जमा पूंजी उनको दे दें। तो आपने बड़ा देखभाल के जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी पूरी अपनी सिक्योरिटी और उसमें चेक्स लेना, और उसमें उस जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करें मार्केट में। शुरू से आगे बताएं ना। बिलफर्ज कोई शख्स है, कोई आपके पास आता है, मेरे पास 30 लाख रुपए पड़े हैं, 3 मिलियन। मैं अपनी बात नहीं करूंगा ना। देखिए मैं आपसे एक कॉमन बात करूंगा। आज मैं कह देता हूँ आप वर्कशॉप पे किसी शोरूम पे चले जाए और जाके आप इन्वेस्टमेंट कर लें। तरीकाकार क्या होगा? क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किराए पे शोरूम होते हैं भाई, वो शोरूम बंद करके आपसे 10 बंदों से उसने 30-30 लाख लिया, उसके पास अच्छे खासे पैसे हुए, वो यहाँ से जाके दुबई में बैठेगा, अपना बिजनेस शुरू कर लेगा। और ये हुआ है मार्केट्स में। ये इतना आसान काम नहीं है और ना किसी ने इस तरह फंसना है। इसमें 90% चांस है स्कैम का, 90% फ्रॉड का चांस है। इसलिए पहले तो बिल्कुल मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर उसके बाद किसी ने करना है, बिजनेस अच्छा है, नो डाउट, आप इदारा देखें, उसकी क्रेडिबिलिटी को देखें और अपनी सिक्योरिटी को देखें। उसके बाद इदारे का पता लगेगा। सर देखिए, ये तो आप ऐसे किसी को मुंह उठा के सड़क पे जाते हुए, आप ये सारे हम सड़क पे बैठे हुए हैं और मतलब कि एक बंदा उस मार्केट में कैसा काम करने वाला है, उसके कितने स्थानों में उसके खिलाफ शिकायतें हैं, उसने कितने लोगों को क्या रिटर्न दिया, ये कोई आसान काम नहीं है। और बिलखुसूस वो क्लास बेचारी जो ज़िंदगी में 20-30-40 लाख रुपए जमा करती है, वो जाकर अगर किसी शोरूम वाले को दे देंगे आम बगैर, देखिए बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे काम करने वाले हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनकी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ जो बेचारे ज़िंदगी की जमा पूंजी लेकर किसी शोरूम पे चले जाएंगे। तो एक तो बिल्कुल इस काम के अंदर आपने उस वक्त तक हाथ नहीं डालना जब तक आप 100% सिक्योर नहीं हो जाते। पहली बात तो ये, आपने कैसे चेक करना वो आपने देखे, आप बाजार से जाते हैं, जिम्मेदार आदमी है, गरीब आदमी। सर मैं तो देखे मैं गाड़ियों वालों के साथ तो ना खड़े हो। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाएं और XYZ पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर लें। देखिए ये बड़ा मसला है। आप सिर्फ हाफिज़ साहब के पास है? नहीं, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा। मैंने तो पहले कहा कि मेरे पास ना आए। अच्छा, मैंने अगर आप तरीकाकार बता देना कैसे किसी शख्स को चेक किया जा सकता है। बहुत से लोगों के पास घर में इन्वेस्टमेंट पड़ी, मार्केट में क्रेडिबिलिटी देखते हैं आप उसकी। सबसे पहले क्रेडिबिलिटी देखनी है। क्रेडिबिलिटी देखने का तरीकाकार बताइएगा। आप जाते हैं बाजार से अंडा लेते हुए, डबल रोटी लेते हुए भी आप चेक करते हैं ना कि ठीक है कि नहीं, ताज़ी है, बुस्सी है, क्या है, एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। तो हर शोरूम पे आपको मार्केट से पता चल जाता है ये कैसे काम करने वाले लोग हैं। तो चेक करें उसको, चेक करने के बाद मार्केट में पता लग जाएगा कि वो कैसे हैं लोग, कोई फ्रॉड पहले तो नहीं किया हुआ इस तरह। हाँ, ये चीज़ ना, ये बड़ी जरूरी क्रेडिबिलिटी पता लग गई। उसके बाद बताइएगा क्या। उसके बाद देखिए, अगर आप 30-40 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं तो एक एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपया बच जाता है गाड़ी में।
और अच्छा हाँ। 30-40 2-2.5 लाख रुपए बचत। 30 लाख वाली में गाड़ी में इतना ना बचेगा तो 40-45 लाख वाली गाड़ी में इतने पैसे 2 लाख अच्छा। रुपए आप एक एवरेज रख लें बचत। और वो महीने के अंदर अंदर बिक जाती है। अल्लाह करे बिक जाए, ना बिकी तो क्या करेंगे। अच्छा, अगर आप घर में फारिग बैठे हुए और आप समझते हैं कि 40 नहीं लाख वैसे रुपए, एवरेज कितने दिन में बिक जाती है? एवरेज तो 15-20 दिन में बिक जाती है। 15-20 दिन में बिक हाँ, जाती हाँ, है। बहुत अच्छे। अच्छा, शोरूम वाले इसमें से कितना हिस्सा रखते हैं और ये इन्वेस्टर हर एक की अपनी पॉलिसी है, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन जो अमूमी बात है मैंने आपके सामने सच रख दी है। नॉर्मली 50-50 रखते हैं। नॉर्मल, हाँ, हर एक की अपनी पॉलिसी है। हाँ 50-50 रखते हैं। तो अब ये बताइएगा कोई शख्स अगर आप मेरे पास सुबह ले आए 40 लाख रुपए, मैं तो नहीं ले रहा आपसे। आप हाँ, मैं तो नहीं ले रहा, मैं पहले आप आपको तो वैसे 4 हाँ। करोड़ में बात करेंगे आप साहब, अब कहाँ 40 लाख में बात करना है। मतलब मैं देखे कोई ऐसा, मैं किसी को अपनी तरफ बुलाने के लिए कोई ऐसी गलत बयानी या कोई प्रॉफिट ये हम नहीं करते। आपकी गेम बड़ी हुई है। नहीं, गेम का मसला नहीं, मसला ये कि 40 लाख वाली गाड़ी मिलती बड़ी मुश्किल से है, बहुत कम गाड़ियाँ हैं, और वो जिनके पास बेचारों के पास हैं वो बेचते नहीं, कि बेच के लेंगे क्या। हाफिज़ साहब, मुझे एक आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि आप पाकिस्तान के अंदर एक 14-15 लाख की गाड़ी इंट्रोड्यूस अल्लाह करवाना की चाहते जुबान हैं। मुबारक करे और इंशाल्लाह, ये बात अच्छी और सस्ती गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है। अब वो जो गरीब आदमी जिसके पास कोई थोड़े से पैसे हैं, वो चाहता है कि मैं आपके पास आके आपको क्रेडिबल आदमी समझता है, या आप जैसे कुछ और 4-5 लोग मार्केट में मौजूद हैं उनको क्रेडिबल आदमी समझता है, और वो कहता है आपके पास आके इन्वेस्टमेंट करूंगा। आप तो छोटे इन्वेस्टर को मुंह नहीं लगा रहे, फिर वो किसके पास नहीं, जाए? मुंह नहीं लगा रहे, मेरे पास आपके पास माल खड़ा नहीं है इस तरह का, और इस तरह का माल मिलता बड़ा मुश्किल से है। कहाँ से मिलता प्रॉब्लम है? ये है, इंपोर्ट खुली हो तो फिर तो हम कर लेते हैं कि आपको गाड़ी बेच दी और उसमें पैसे आप रखें, हम उसमें 50-50 नहीं लेते, हम इन्वेस्टर रेट पे गाड़ी दे देते हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, गाड़ी आ रही है हमारे पास रास्ते में है और हम आपको इन्वेस्टर रेट पे दे देंगे, आप उसको में कमाई और गारंटीड पैसे होते हैं इंशाल्लाह, वो बात एक हाँ ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे कहें मेरे पास 40 लाख रुपए और गाड़ी लेकर, तो भाई मेरे पास तो गाड़ी आती बड़ी कम है 40 लाख वाली यहाँ पे। अच्छा, अगर कोई शख्स बाहर बैठा हुआ है और वो कहता हूँ मैं गाड़ी आपको पाकिस्तान में भेज देता हूँ और आप इसको बेचें, हाँ, तो कर लेते हैं वो तो, इस तरह तो बिजनेस अच्छा, इस तरह से कर लेते हैं। हाँ। तो वो जो आप अपनी गाड़ी पाकिस्तान में नहीं, मतलब बाहर ना भी बैठे हो, पाकिस्तान के किसी शहर में आपकी गाड़ी अच्छी रेट पे बेचना चाहते हैं, मुनासिब रेट पे बेचना चाहते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम बिल्कुल उन्हें अकोमोडेट करेंगे और उसमें मतलब उन्हें बड़ा अच्छा रेट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्केट। अच्छा, ये लैंड क्रूजर TX पीछे खड़ी हुई है, इसके ऊपर कितना टैक्स होता है जो पाकिस्तान के अंदर लगता है? तकरीबन 400 कुछ परसेंट है। 400%, 435%, 435%, 400% तक टैक्स लगता है। कोई ऐसा तरीकाकार है जो 450% से टैक्स कम हो सके? लोग ये कहते हैं जी इसके पार्ट्स अलग मंगा लें। नहीं, कोई इस तरह चक्कर, की- ड्यूटी एक ही है, ड्यूटी एक ही लगेगी? ड्यूटी एक लगनी है और ड्यूटी को कोई कम नहीं कर कोई सकता। ताकतवर आदमी फोन करे नहीं हो नहीं, सकता? ये नहीं हो सकता। आप जैसा कोई बंदा फोन करके नहीं, कह पॉसिबल देगा नहीं है ना, सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर से गाड़ी ने निकलना, और वो ड्यूटी सीसी के अगेंस्ट, ईयर के अगेंस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ईयर होता है उसमें मंथ होता है, और उसके अगेंस्ट वो ड्यूटी निकलनी है। बहुत से लोग इस तरह के हैं बगैर पॉसिबल ड्यूटी के नहीं, पाकिस्तान, पॉसिबल, झूठ बोलते हैं, बगैर ड्यूटी के पाकिस्तान के अंदर गाड़ी चल नहीं सकती। नहीं, पॉसिबल नहीं है, सब झूठ है। अच्छा, तो अब कोई शख्स अगर कोई गाड़ी ले 400-450% उसके ऊपर जब टैक्स लगाओ, तो पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगी गाड़ी फिर 500% ज़्यादा महंगी गाड़ी मिलेगी, तो अभी भी खरीदार इसके इतने हद तक मौजूद सब होते हैं मार्केट में, हर जगह होते हैं, ज़रूरत है लोगों की, इलेक्शंस आ गए और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, और आप हर बंदे की ज़रूरत है उसमें चल। कभी ऐसा होता है कि आपकी गाड़ियाँ सारी रेंट पे जा रही हैं इलेक्शन के दिन? नहीं, रेंट तो हम करते रेंट पे नहीं जाती, कुछ शोरूम वाले की जाती? नहीं, हम, मुझे नहीं पता, मैं चलें जी, इस मार्केट हाफिज़ में साहब बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत कुछ नया सीखा। बाकी बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि किसी शोरूम वाले के पास जाके इन्वेस्ट करना, तो मेहरबानी से थोड़ा सा ख्याल ज़रूर करें उसका। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद किलो में बात। वेलकम बैक नाजरीन। छोटी गाड़ियाँ तो सस्ती हो रही हैं यकीनन तौर पर, लेकिन हमेशा ये बात की जाती है कि बड़ी गाड़ियाँ भी सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन इस बार शायद कहानी मुख्तलिफ है। कहा यह जा रहा है कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो इस बार महंगी होंगी। जो अशराफिया गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है, ये पाकिस्तान के अंदर अमीर लोग जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए गाड़ियाँ चंद दिनों में महंगी होने वाली हैं। शायद उनको अभी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। हमारे साथ चौधरी हसन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शामिल वालेकुम चौधरी साहब, अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, करम अल्लाह पाक का, दुआएं आपकी भी। अच्छा चौधरी साहब, अब सुनने में ये आ रहा है कि गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी बड़ी वाली, तो कौन सी गाड़ी कितनी महंगी होने जा रही है? जैसे हम कहते हैं ना, बड़े बड़े जहाज हमारे पास खड़े होते हैं, तो उसका ही सुनने में आ रहा है कि ज़्यादा झटका लगने वाला है। लेकिन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक 1 जुलाई नहीं आ जाती कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट। एक दिन की बात है, 1 जुलाई आ गई। ये देखिए जी, पोर्शे आपके पास खड़ी हुई है। जी जी, पाकिस्तान के अंदर एलीट क्लास के अलावा ये गाड़ी कोई नहीं चला सकता। नहीं चला सकता बिल्कुल। अच्छा, अब ये पोर्शे, अभी इसका क्या रेट है? मैक्सिमम आप लगा लें 3.5 करोड़ रुपए है। 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी ये है। जी जी, और अगर अब इसका रेट जो सुनने में आ रहा है कि जितनी ये बढ़ सकती है, कितने की होगी आज से 1 हफ्ते बाद? पुरानी गाड़ी को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो नई इंपोर्ट वाली गाड़ी आ रही है उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फ़र्क इसको भी पड़ेगा अगर वो उस हिसाब से, जिस हिसाब से गवर्नमेंट कह रही है। मेरा ख्याल है कि 20 से 30 लाख इसको भी फ़र्क 20 पड़ेगा। से 30 लाख का फ़र्क पड़ जाए। अच्छा, ये कैसे होता है कि अभी एक गाड़ी शोरूम में खड़ी है, पीछे से ऐलान हुआ और गाड़ी महंगी होगी, ये कैसे हो जाता है?
अभी भी ऐसा हो रहा है, जिस कस्टमर के हमें फ़ोन आते हैं जी हमने गाड़ी सेल करनी है, हम कहते हैं जी उसका ये रेट है, बिल फर्जा हम उसको लगाते हैं 1,20,00,000 रुपया। वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट ने ड्यूटियाँ बढ़ा दी हैं, तो मैं तो अपनी गाड़ी 1,40,000 से सेल कम नहीं करूँगा अब। तो हम कहते हैं भाई अभी तो लिस्ट भी नहीं आई, आप कैसे पैसे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कस्टमर ने भी जहन में कीमत बढ़ा दी है। जैसे ही सोशल मीडिया ना, दुनिया रात बैठे देखती है, जो देखती है वही सुबह उस पर ही चलती है। चौधरी साहब, ये हो सकता है कि कोई शख्स अगर अभी गाड़ी खरीद ले और उसको 1 माह बाद ये महंगी बिक जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल है? ये लोग हमारे वहाँ मिनट में इन्वेस्टमेंट निकाल के ले आते हैं। बहुत ज़्यादा होता है, पॉसिबल है कि हो सकता है बढ़ जाएंगी कि जब झटका लगे तो ऊपर को चली जाए। अच्छा, ये बताइएगा, अभी सोनाटा हमारे पास ये पीछे खड़ी हुई है, जी जी। सोनाटा का इस वक्त का रेट क्या है पाकिस्तान में? सोनाटा अभी ये मॉडल तो जो है अभी नहीं आ रहा, ये वेरिएंट बंद हो गया हुआ है, ये बंद हो गई। ठीक है। लेकिन अभी ये गाड़ी है 25 मॉडल है, जैसे कि ये गाड़ी 1,8 की है या 7 की हम सेल कर रहे हैं। हम पुरानी कीमतों में भी अभी सेल कर रहे हैं, हम नई कीमतों में नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन ही नहीं है। गवर्नमेंट का जब नोटिफिकेशन होगा तो ये भी गाड़ियाँ ज़ाहिर बात है ऊपर जाएंगी, क्योंकि जो कस्टमर से हम लेते हैं ना गाड़ियाँ, तो कस्टमर भी अपने हिसाब से गाड़ी आगे सेल करेगा। जैसी नई कीमतें आएंगी उसी हिसाब से वो भी बढ़ा देगा। अब एक आप प्लेटफॉर्म पे गाड़ियाँ लगा रहे हैं सेल के लिए, मैं लगाता हूँ 1,20,00,000 की यही गाड़ी, आप देखेंगे इसने 1,20 की लगाई, आप 1,25 की लगाते हैं। तो ऑलरेडी तो पहले ही लोगों ने अब कीमतें लगाई होती हैं एक दूसरे की तरफ देख कर, तो गाड़ियों ने बिकना है अपनी मार्केट की रीसेल की वजह से। जो उसकी वर्थ बनती है उसी के साथ ही गाड़ी ने सेल होना है। बिल्कुल। अच्छा, आप बेचते हैं अमीरों की गाड़ियाँ, आपके पास से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मौजूद हैं। अच्छा, गरीब आदमी को कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं गाड़ी नहीं ले सकता। अमीर आदमी की बाइंग पावर कितनी है कि पिछले कुछ 1 साल के अंदर ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही हैं, कम बिक रही हैं? बहुत अच्छी गाड़ियाँ बिक रही हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारा समझ लेंगे 80% हमारा जो कस्टमर है वो ओवरसीज़ है, तो माशाल्लाह ले रहे हैं गाड़ियाँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसी प्राइस पे दे रहे हैं जो प्राइसें चल रही हैं जिस पे परचेजिंग हमने की हुई है जापान से। अच्छा, लोगों ने तो स्टॉक हमारे आप कई खुद भाइयों इंपोर्ट करते हैं? जी जी, हम आप खुद इंपोर्ट करके, यानी दरमियान में कोई इंपोर्टर मौजूद नहीं है? नहीं नहीं, खुद इम्पोर्ट, आप खुद इंपोर्ट करके लेकर आते हैं, खुद ही टैक्स पे करते हैं दरमियान में? बिल्कुल, खुद ही गवर्नमेंट को ड्यूटी टैक्स पे? देते हैं और हम अपने कस्टमर को रिलीफ इस सूरत में दे रहे हैं कि हम डायरेक्ट उनकी गाड़ियाँ मंगवा के सेल करते हैं, तो उनको फ़ायदा हो जाता है कि एक गाड़ी Investor आपके पराठो पास मंगवा के दी है, बंदा यूके में बैठा हुआ है, उसने कहा गाड़ी मंगवा देते हैं, हमने अपना 1% कमीशन ले लिया, 2% कमीशन ले लिया, गाड़ी की सारी जिम्मेदारी है हमारी लाहौर पहुँचाने तक। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसके ऊपर अभी भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं। देखें जी, फॉर्च्यूनर पाकिस्तान के अंदर हर कुछ शख्स जो अमीर होना शुरू करता है ना, वो कहता है हॉट आइटम है, मैं फॉर्च्यूनर लेनी है। तो ये फॉर्च्यूनर आ गई, हॉट फेवरेट आ गई गाड़ी। जी जी। फॉर्च्यूनर का अभी ये वाली फॉर्च्यूनर, इसका क्या रेट है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अगर डीजल गाड़ी में जाएंगे तो GR आपको मिलेगा 2,24,00,000 रुपए का। ठीक है, ठीक है, डीजल तो गाड़ी फॉर्च्यूनर 2,24,00,000 की इस आपको वक्त GR मिलेगा, आज की रेट में मौजूद। हाँ जी, आज के रेट में मौजूद है। ठीक अगर आप पेट्रोल में जाएंगे तो 170, 171, 172 का वो गाड़ी मिलेगी आपको। अगर आप जाते हैं जी में तो आप और 20-25 लाख नीचे आ जाएंगे, वो सादा है गाड़ी। अच्छा, ये देखें, ये वाली गाड़ी और वो वाली गाड़ी पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ब्लैक पसंद की जाती है, तो मार्केट से वाइट गाड़ी से ब्लैक गाड़ी 2-3 लाख रुपए महंगी ही बड़ी गाड़ी सेल होती है। हाँ, तो ये वजह क्या है, ब्लैक क्यों इतनी पसंद की जाती है पाकिस्तान के अंदर? क्या पीछे से भी महंगी आती है जो 2-3 लाख रुपए आप महंगी बेचते हैं? नहीं, रेट सेम है, रेट इनवाइसों के रेट बिल्कुल सेम है, उसमें फ़र्क नहीं है। ये जब मार्केट में गाड़ियाँ आ जाती हैं तो लोगों की डिमांड ज़्यादा है ब्लैक कलर की है बड़ी गाड़ियों में। अगर आप करोला में आ जाते हैं, होंडा में आ जाते हैं तो लोग वाइट को पसंद करते हैं ज़्यादा। तो अगर RS टर्बो में आप जाते हैं होंडा में तो लोग कहते हैं जी ब्लैक होनी चाहिए। फिर हमारे बैरोकेट वकील वो भी काली गाड़ियाँ रखते हैं, काली गाड़ियों के साथ वो कहते हैं कि जी एक साफ़ हुई गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा, हैवल ज़्यादा बेहतर है या फॉर्च्यूनर ज़्यादा बेहतर है? फॉर्च्यूनर ज़्यादा बेहतर, लोग कहते हैं कि हैवल ज़्यादा बेहतर है। हैवल वाले गुस्सा ना कर दें भाई, डेकोरेशन पीस है। अच्छा, मजबूत गाड़ी फॉर्च्यूनर और एवर आप गांव में चले जाएं, जम्स में जाएं, कोई मसला नहीं है, पत्थरों पे जाएं, कोई मसला नहीं है, रोड जैसे मर्जी हो फॉर्च्यूनर भागती है और मजबूत गाड़ी है। फॉर्च्यूनर से बेहतर कोई गाड़ी इस रेंज के अंदर होती है? आप कहते हैं कि आजकल तो जैक आ गया है, जैको आ गए हैं, फारग है, सब फारिग है। सब फारग है। किसी को मेरी बात बुरी लगे तो माजरत कंपनियों को, तो भाई इसका जोड़ नहीं है, कोई इसका कोई मुकाबला नहीं है फॉर्च्यूनर का। रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। आप जो चाइना की गाड़ियाँ आई हैं जो, तो आप देखें उनका जो नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसकी रीसेल ही नहीं है। अगर शोरूम पे वो जाते हैं तो लोग रेट नहीं लगाते इतना, फिर कहते हैं जी डीलर चोरों के रेट लगाते हैं। तो भाई जब आप गाड़ी एक ब्रांड की लेंगे, टोयोटा ब्रांड है माशाल्लाह दुनिया में चल रहा है, होंडा ब्रांड है, हुंडई बहुत अच्छी चल रही है, तो आप 3 वेरिएंट में चले जाएं,
जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। चलें जी चौधरी साहब आपका शुक्रिया, लेकिन बहरहाल आपसे मज़ीद बात करेंगे। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चौधरी साहब से बात। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ हसन चौधरी साहब मौजूद थे, साथ ही साथ मियाँ बिलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पहले मियाँ बिलाल साहब से बात करते हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप गाड़ियों का बिजनेस करते हुए आप कितने साल हो गए? कमों पे 17 साल हो गए। मैंने अपनी जवानी में शुरू किया था। जवानी में शुरू किया था। अच्छा, अब जवानी सारी दे दी एक बिजनेस को, जी। ये बताइएगा आप गाड़ी को चेक किस तरह से करते हैं कि पेंट है या नहीं है, या फिर गाड़ी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट किस तरह से बनाते हैं? अच्छा, इनिशियली जब हमने काम शुरू किया था बैक इन 2009, तब तो सिर्फ आंखों से देखते थे या पेंटर से चेक कराते थे। तो चेक करने के लिए ना आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। हर गाड़ी, हर ब्रांड का ना अपना पेंट की थिकनेस का लेवल है, और लेकर की एक वो दाना कहते हैं हम उसको अपनी ज़ुबान में ना, पेंट की एक फिनिश होती है। तो वो टोयोटा की अलग है, होंडा की अलग है, होंडा की अलग है। तो सबसे पहले उसको समझना पड़ता है, लेकिन ये एक आम आदमी का काम नहीं है, क्योंकि वो भी तो होता है ना, वो कहते हैं पानी सट्टो तो पता लग जाता है। वो पानी शानी नहीं, वो कोटिंग और वो चीज़ें 2005-06 में आई हैं। उससे पहले भी गाड़ियाँ थी जब मेटालिक पेंट भी नहीं थे, तब भी पानी जो है सीधा ही चला जाता था। तो वो ये चीज़ें जो है ना, वो किसी गाड़ी में पानी कोटिंग के बावजूद भी रुक जाता है। अगर गाड़ी का बोनेट ही स्ट्रेट है तो फिर पानी किधर जाएगा? तो अगर बोनेट उसका वो कहते हैं दो जगह पे पानी डालें, फर्क नजर आ जाए। नहीं, पानी और इस तरह की चीज़ें वो सिर्फ मुहावरे वाली बातें हैं बेसिकली। सोशल मीडिया पर चलने के लिए, हाँ, सोशल मीडिया सबसे पहली चीज़ है आपकी ह्यूमन आई को कोई बीट नहीं कर सकता। अल्लाह मियां ने ह्यूमन आई मेरी भी है। मुझे बताएं कैसे पता लगेगा ये वाली गाड़ी पेंट है कि नहीं? आपको सीखने के लिए ना कोई 2-3 दिन लगेंगे। अब एक नया गैजेट आ गया है, पेंट थिकनेस। हमें पता होता है कि जो ओरिजिनल गाड़ी है ना, वो 5 से 6 के दरमियान फॉल करेगी, लाइक एनीवेयर बिटवीन 2 to 6। अगर वो 6 से ऊपर जाती है फिर हम उसको मैनुअली देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली वो पेंट है। अब मैं लेट्स से इसको अगर मशीन लगाता भी हूँ ना जी, तो इसमें रीडिंग शो की 3.2 की, विच मीन्स ओरिजिनल है। अच्छा, ये एक मिनट, ये पहले इसको न्यूट्रल कर दें पहले इसको बस आप इसको जब भी पार्ट पे लगाएंगे ना, ये दोबारा से री इनिशिएट होगी। ठीक है, जब भी लगाएंगे हर दफ़ा नई रीडिंग देगी आपको। ठीक है, तो ये 2.9 और 3.2 3.4 में रेंज का ओरिजिनल है। अगर आपने आंखों से देखना है, उसके लिए आपको टाइम निकाल के मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। पहले पूरी गाड़ी को स्टडी करना पड़ता है, जितना यूनिवर्सिटी में बुक्स पढ़ते हैं ना, ये भी एक बिजनेस जो है वो इन्फॉर्मेशन का ही है। कुछ लोग ट्रस्ट पे चले जाते हैं, कुछ लोग चीज़ें चेक करते हैं। पहले बहुत सारे फ्रॉड होते थे, अब वो चीज़ें बहुत काउंटर हो गई हैं। हमने भी अपने मेयर्स जो हैं वो इम्प्रूव कर दिए हैं। कुछ इंस्पेक्शंस आ गई हैं थर्ड पार्टी, वो भी करा लेते हैं। लेट से मैं यहाँ बैठ के किसी लाहौर से बाहर किसी शहर गाड़ी खरीद रहा हूँ, खुद नहीं जा रहा, तो मैं इंस्पेक्शन बुक कर लेता हूँ और जाके फिजिकली खुद भी देख लेता हूँ, और जाके हमारा डील आसान हो जाती है। मतलब आधा काम इंस्पेक्शन ने कर दिया, आधा मैंने जाके खुद कर लिया। कागज़ फिजिकली देखने, वो तस्वीरों में आपको नहीं पता लगता क्या है। हाँ, ठीक है चौधरी साहब, आपके पास कोई तरीका ऐसा नहीं है कि आप चेक कर सकें गड्डी पेंट है या नहीं? आंखों का तरीका ही है, बस आंखों को ये आंखों से ही है कि गाड़ी के अंदर एक ना जाल, ये देखें, ये जाल नजर आ रहा होगा आपको। हमारी नजर में तो फौरी नजर आ रहा है, आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इसमें। ये देखें नजर आ रहा है, एक ग्रेन एक जैसा मैच करना है आपने। एक फ्लो होगा इसका ना, इसमें चेंज नहीं होगा। जहाँ पे इसमें वेरिएशन आएगी ना, इट मीन्स के टेम्परिंग है, रीपेंट है या चेंज है। जब ये गाड़ी एक दफ़ा पेंट हुई ना, ये रोबोटिक आर्म से पेंट हुई हुई है, इसको उसके बाद इंसानी हाथ से आप पेंट करेंगे तो कभी भी ये वाली लैकर की फिनिश या वो दोबारा नहीं आएगी। बहुत अच्छे पेंटर्स भी हैं, फिर भी वो 90% हो सकती है, इट कैन नॉट बी 100%। इंजन कैसे चेक कर सकते हैं? अच्छा, इंजन के भी 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले आप माइलेज देखते हैं, हम स्टीयरिंग की कंडीशन देखते हैं, गाड़ी की स्टार्टिंग देखते हैं। उसके बाद हमने पेट्रोल गाड़ी में यही देखना होता है कि इसके इंजन में कोई लीकेज नहीं है। इसके उर्दू में आप कहते हैं जैन और सील्स, वो चेक करनी है। उसके बाद आपने देखना है कोई स्मोक गाड़ी एक्स्ट्रा ना दे रही हो, हीट एक्स्ट्रा ना हो रही हो, कूलेंट ओरिजिनल है। हम क्योंकि ज़्यादातर अब नई गाड़ी पे शिफ्ट हो गए, तो हमारी गाड़ियाँ 20-30 या 50,000 की रेंज में चली होती हैं। तो वो पता लग जाता है कि ये 20,000 वाली गाड़ी है या ये 10,000 वाली, या ये 60,000 से पीछे हुई हुई है। तो अगर किसी शोरूम मालिक ने गाड़ी ख़राब दे दी तो किस तरह से उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, या फिर उसको क्या किया जाता है? सबसे पहले तो लेने से पहले चेक करा लें, क्योंकि पैसे एक दफ़ा आपके पैसे किसी की जेब में गए तो वो उसके हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर प्रिवेंटिव मेजर्स यही हैं कि यूनियंस बनी हुई हैं और फोरम्स हैं। कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े और कानूनी कार्रवाइयों में ना पड़े, रिक्वेस्ट कर लें। मोस्टली डीलर्स अच्छे ही हैं, पुराने लोग हैं, अच्छा काम करने वाले लोग हैं। नहीं तो किसी सीनियर बंदे को बीच में डालें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि यार हमने एतबार में किसी से गाड़ी ले ली। वैसे अब जिन लोगों ने शोरूम बनाए हैं वो अवॉइड करते हैं, फोर्जरी और डॉज अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ से जाना नहीं ना, इदारा इधर ही है। अगर आप राह चलते एड्स पे ऑनलाइन कहीं से गाड़ी खरीद लें तो उसका क्लेम कोई नहीं है। वो तो बंदा आपको गाड़ी रेंट वाले घर में बेच के निकल जाएगा, तो आप उसको ढूंढते रहेंगे और मिलेगा नहीं। अब चीज़ें बड़ी
कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, अब बायोमेट्रिक है, ट्रांसफ़र बायोमेट्रिक भी होती है, पहले ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन हो जाती थी कि ठीक है आईडी कार्ड भेजो जी, ना अंगूठा लगता था। अब जिसके नाम पे गाड़ी है उसकी ओनरशिप के लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी है। ये सारी तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए मुस्तनद वेरीफाइड इदारे से या बंदे से चीज़ लें। हम एड्स को बुरा नहीं कहते, लेकिन हमारे पास भी आके तसल्ली करें और एड्स पे भी करें। मतलब आप टोटली ब्लाइंड हो गए सौदा या डील नहीं कर सकते कहीं पे भी, और हम कस्टमर को लिबर्टी देते हैं कि वो किसी भी कंपनी से वेरिफिकेशन करा ले, वो टोयोटा को टोयोटा ले जाए, होंडा को होंडा ले जाए और चेक कराए और गाड़ी खरीद ले। जो हम पे ट्रस्ट करते हैं वो भी 90% लोग ऐसे ही हैं, 10% ज़रा चाहते हैं चले इंस्पेक्शन। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। पूरा प्रोग्राम हमने किया, एक तो हमें कहीं ना कहीं टैक्स रिलीफ से हमने बात शुरू की थी, टैक्स रिलीफ मिल रहा है लेकिन बहुत कम मिल रहा है गरीब आदमी के लिए। अमीर आदमी के लिए गाड़ियाँ महंगी होने जा रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि अगर आपने गाड़ी लेनी है, आपके कम पैसे हों या ज़्यादा पैसे हों, जब आपने पैसे खर्च लिए तो आपको ये होता है कि यार मैंने गाड़ी ली है, कहीं गाड़ी के अंदर कोई मसला ना हो। तो हमें अभी ये पता लगा कि अगर आपने गाड़ी लेनी है, सबसे पहले किसी मुस्तनद इदारे के पास ज़रूर जाएं। अगर आप कहीं ऑनलाइन गाड़ी में कहीं पे फंस जाते हैं, एक ऐड के थ्रू कहीं पे फंस जाते हैं, तो आपने पिछले 1 साल में कई स्टोरीज इस तरह से देखी होंगी कि आपके साथ बड़े बड़े फ्रॉड हो चुके हैं। फ्रॉड से बचना चाहते हैं, मुस्तनद इदारे के पास जाएँ, कहीं ना कहीं वो आपको कल को जाके फैसिलिटेट भी कर देगा, लेकिन आप बंदे को ढूंढते रहेंगे जिससे आपने ऑनलाइन गाड़ी ली होगी। ये तरीकाकार है। बाकी आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।